नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है अगस्त 22, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हमें फ्रंट पेज से देखने को मिल रही है, तो नो गवर्नर्स असेंट, मणिपुर असेंबली सेशन ए नॉन स्टार्टर। तो क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मणिपुर के अंदर देखने को मिला है कि करीबन पिछले 3 महीने से हिंसा की स्थिति बरकरार है, जिसको लेकर वहाँ की जो कैबिनेट है, मणिपुर की जो गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट फॉर्म की जाती है, तो कैबिनेट ने एक अर्जी दी थी वहाँ की गवर्नर को। तो और किस मुद्दे से रिलेटेड अर्जी थी कि एक स्पेशल सेशन कराया जाए, वहाँ की विधानसभा के अंदर एक स्पेशल सेशन को बुलाया जाए, जिसके लिए जो कैबिनेट थी उसकी मंजूरी थी। उसने गवर्नर को एक अर्जी दी थी, लेकिन देखने को क्या मिला कि जो राजभवन है जहां पर गवर्नर बैठती है, वहां से कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं कराया गया एक असेंबली सेशन कराने के लिए। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है ये। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 4th सेशन होने जा रहा है, 12वीं मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली है ये, जो 21 अगस्त से स्टार्ट होना था, ये कैबिनेट ने बोला था, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है गवर्नर द्वारा, तो ऐसा नहीं हो पाया। जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि जो नोटिफिकेशन है वो इशू करना, अगर केंद्र की बात है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट इशू करते हैं। अगर कोई भी सेशन बुलाना है असेंबली का, नोटिफिकेशन इशू प्रेसिडेंट करेंगे। केंद्र की बात करेंगे हम तो, जिस पे अगर प्रेसिडेंट इशू करते हैं कोई नोटिफिकेशन असेंबली को बुलाने का, तो लोकसभा बैठेगी या राज्यसभा बैठेगी। उसी तरह जब स्टेट या राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उन्हें नोटिफिकेशन इशू करके जो स्पेशल सेशन होता है या कोई सादा सेशन होता है असेंबली का, उसे बुलाना पड़ता है। लेकिन ऐसा मणिपुर में देखने को नहीं मिला, जबकि जो कैबिनेट था उसने एक तरह से अर्जी दी थी कि एक स्पेशल सेशन कन्वे कराया जाए मणिपुर असेंबली के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं मणिपुर के अंदर, उन्होंने जिन लोगों को वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व दिया है, तो वो चाहते हैं कि वो लोग जो एमएलए हैं वहाँ के, वो हमारे विषय पर आकर बात करें, लेकिन अपनी बात वो तभी रख पाएंगे जब असेंबली सेशन में होगी। लेकिन अभी देखने को यही मिला है कि असेंबली सेशन में नहीं है। अब यहाँ हम आर्टिकल 174 देख लेते हैं हमारे संविधान का। तो आर्टिकल 174 क्या कहता है कि द हाउस और हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी समन्ड टू मीट ट्वाइस एट लीस्ट इन ए ईयर and 6 months shall not intervene between their last sitting in one session and the date appointed for their first sitting in the next session। अब बेसिकली ये क्या कह रहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 174 है वो कहता है कि जो हाउसेज हैं लेजिस्लेचर के स्टेट, तो जो स्टेट है उसे कम से कम 2 बार हाउसेज को मिलना पड़ेगा 6 महीने के अंतराल में। तो कम से कम 2 बार मिलने की एक तरह से 6 महीने के अंतराल में। जैसे मार्च में हम मणिपुर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मार्च में वहाँ लास्ट असेंबली बैठी थी, जिसे साइन डाई कर दिया गया था, एडजॉर्न साइन डाई हो गई थी जो। उसके बाद अगर हम मार्च से 6 महीने काउंट करेंगे तो हमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 6 महीने, सितंबर में अगला जो असेंबली सेशन है वो बैठना कंपलसरी हो जाता है एक तरह से। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि वहाँ असेंबली भी नहीं बैठ पाती है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना एक तरह से बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि जो असेंबली है वो दिखाती है कि जो गवर्नमेंट है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे चल रही है। ये हमारे संविधान में घोषित है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है केंद्र की, तो वहाँ पर भी एक आर्टिकल के तहत ऐसा दिया गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आर्टिकल, जो जैसे राज्यों के लिए जो बात करता है तो आर्टिकल 174 है, तो ऐसे ही कौन सा आर्टिकल केंद्र के लिए बात करता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे हम चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू बेंच टू हियर कावेरी वाटर इशू। अब कावेरी वाटर इशू से जो हमारे न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि आजकल क्या चल रहा है कि जो तमिलनाडु है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि कर्नाटक उसे जो कावेरी रिवर का वाटर देने की बात हुई थी, एक तरह से ट्राइब्यूनल का फैसला था पुराना, और सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिवीजन भी आ चुका है। उसके बावजूद जो कर्नाटक है वो एक अनुमानित अमाउंट में वाटर नहीं छोड़ रहा है तमिलनाडु के लिए। तो इसी को लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी
और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एक नई बेंच बनाने जाएगी कावेरी वाटर इशू को सुनने के लिए। यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। आपको जानना चाहिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी वाटर को लेकर बहुत डिस्प्यूट बना रहता है, जिसके तहत जो 2007 से 8 के बीच में एक ट्राइब्यूनल का फैसला आया था, और वो ट्राइब्यूनल था कावेरी वाटर इशू डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का फैसला था, जिसके तहत मंथली बेसिस पे कितना पानी कर्नाटक छोड़ेगा तमिलनाडु के लिए, पुदुचेरी के लिए, केरला के लिए, ये सब बताया गया था। इस फैसले को रिवाइज भी किया एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 में। तो उसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट दोबारा तमिलनाडु पहुंचा, जब उसने देखा कि कर्नाटक इस साल, जबकि हमें देखने को मिला कि कावेरी का जो जल स्तर है वो कम है, तो तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि हमें जो अनुमानित पानी था उतना हमें पानी मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर जो तमिलनाडु है वो पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक नई कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बेंच को कावेरी वाटर इशू सुनने के लिए। आगे हम चलते हैं तो चंद्रयान 3 से ही खबर आ रही है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा मून के साउथ पार्ट पर लैंड करने की। अब मून का जो साउथ पार्ट है उसे हम डार्क साइड भी कहते हैं मून की, क्योंकि ये वो भाग है चंद्रमा का जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, हमेशा अंधेरे में रहता है। तो इसी को लेकर जो हमारा लैंडर मॉड्यूल था उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। उस कैमरे से ये फोटो ली गई है, और ये फोटो इसरो ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट की थी कल। अब कल जब 23 अगस्त है, आने वाली कल, तो कल 23 अगस्त को देखने को मिलेगा कि शाम को करीबन 6 बजे जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है वो चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं तो हम एडिटोरियल सेक्शन में पहुंचते हैं। तो यहाँ ब्रिक्स के टेस्ट की बात हो रही है, तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होने वाला है कि 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसकी जो ग्रुपिंग है, इसका एक तरह से समिट होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में। उसी को लेकर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी आज साउथ अफ्रीका के लिए निकले हैं। अब उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल लिखा गया है। ये बात करते हैं कि जो ब्रिक्स आज का है, जो संस्थान ये है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो ग्रुपिंग है, ये आज हमें बहुत रिविजनिस्ट टाइप की दिखती है और रिएक्टिव टाइप की दिखती है, बजाय प्रोएक्टिव या क्लियर हेडेड की। मतलब कि कोई अगर मुद्दा चल रहा है, ये उसी पर अपने पॉइंट रखती है, उसी को रिवाइज करती है, और कोई भी अगर एक्शन चल रहा है पहले से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसी को ये रिएक्शन प्रोवाइड करती है उसके लिए, बजाय ये एक अपना खुद का पाथ, खुद का नया एक डिसीजन, एक नया फैसला डिसाइड करने के। तो ये बात कर रहे थे ब्रिक्स की, आज की क्या चल रहा है ब्रिक्स में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सालों से, करीबन जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था उसके बाद से जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह, तो इनकी जो एक तरह से इनकी जो प्रोएक्टिव, जो ग्लोबल गवर्नेंस की एक तरह से इनकी छवि थी, वो फेल होती जा रही है, फेल होती ही दिख रही है। तो ये बात करते हैं कि जो ब्रिक्स का फोरम है, ये एक तरह से इस वैक्यूम को कवर कर सकता है कि जो लोगों को विश्वास नहीं बचा है गवर्नमेंट की, जो यूनाइटेड गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर, तो ये बात करता है कि ब्रिक्स कंट्री अगर आगे आकर फैसला लें तो एक तरह से ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, क्योंकि हमें देखने को मिला था कि जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी हैं वो ज़्यादातर फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, जिसके तहत और ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशंस देखा जाता है तो वो वेस्ट की तरफ पूरा अलाइंड दिखाई देता है, और रशिया, चाइना अपना ईस्ट की तरफ अलाइंड नज़र आता है, जिसकी वजह से एक तरह से ये माना जाता है कि एक तरह से पार्टीशन की स्थिति हो गई है, उत्पन्न हो गई है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट चल रहा है ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जिसको देखकर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एक तरह से डिमांड पेश करती हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने की। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है कि क्या इसका रेलिवेंट है। अब ये जब भारत की बात करते हैं, तो भारत की जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत के लिए इतना आसान नहीं है चुनना कि वो वेस्ट के साथ जाए या रशिया और चाइना के साथ जाए, क्योंकि अगर वो वेस्ट के साथ जाता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो भारत है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स ग्रुपिंग का भी मेंबर है, साथ ही साथ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है,
G20 का भी मेंबर है। तो इसी को लेकर भारत के लिए जो चुन पाना कि उसे किस रास्ते पर चलना है, उसे वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड दिखना है या रशिया और चाइना के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड दिखना है, तो उस पर भारत का रास्ता क्रिस्टल क्लियर नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चाइना है, तो चाइना का अगर भारत समर्थन करता है बहुत ज़्यादा, तो चाइना एक तरह से वर्ल्ड लीडर बनकर उभरने की कोशिश करेगा, जिससे नुकसान जो होगा अंततः वो भारत को ही उठाना पड़ेगा। अगर चाइना को वर्ल्ड पावर भारत एक तरह से बनाने में मदद करता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो भारत के ऊपर अच्छा नहीं होने जा रहा है। अब अगर भारत जाकर यूएसए को एक तरह से पूरा तरह से समर्थन करता है, तो चाइना भी भारत से नाराज दिखने लगेगा। तो इसे लेकर यहाँ पर कहा गया है कि जो न्यू दिल्ली है, भारत है, तो इसका जो चॉइस है, चॉइस मेकिंग है, वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ना ही आसान है चुनना भारत के लिए। अब ये बात करते हैं कि जो दिल्ली को है वो बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा चाइना क्वेश्चन पे, साथ ही साथ जो वेस्ट का क्वेश्चन है इस पर। अभी हमें देखने को ये मिला था कि जैसे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद अब ये ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है। अब जब भारत चाइना के साथ इतनी मीटिंग्स में बैठता है ऑलरेडी, उसके बाद हमें देखने को मिला कि भारत जो क्वेड का भी मेंबर बन जाता है 2018-19 के टाइम पे, 20 के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे इसकी बात शुरू होती है और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में आकर भारत क्वाड का मेंबर बन जाता है। और क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस और चाइना की एक तरह से राइवलरी है, जापान और चाइना की एक तरह से राइवलरी है। अब भारत को हम देख सकते हैं कि वो क्वाड का भी मेंबर है, साथ ही साथ जाकर वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी बैठता है, ब्रिक्स की समिट भी फॉलो करता है। तो ये एक तरह से भारत के लिए चुनौती का एक तरह से विषय है और भारत को इस पर बैलेंस बनाना पड़ेगा इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। अब यहाँ चाइना के सवाल की बात करते हैं, तो द चाइना क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि चाइना को अगर भारत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मीटिंग्स में, तो चाइना को ग्लोबल पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर चाइना ग्लोबल पावर बनता है, तो चाइना क्या चाहेगा कि जो उसका युआन है, उसकी जो करेंसी है, जैसे अभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है यो यूएस डॉलर का बोलबाला है, इस तरह चाइना कोशिश करेगा कि चाइना का जो चाइनीज करेंसी है जिसका नाम है युआन, वो पूरे वर्ल्ड में बोलबाला उसका रहे बजाय भारत के रुपये के। तो भारत अगर इस मुद्दे पर चलता है कि हमें डी डॉलराइजेशन करना है या हमें डॉलर पर अपनी वो खत्म कर देनी है डिपेंडेंस, ये अगर भारत वर्ल्ड ऑर्डर में जाकर रखता है, तो ये भी भारत के लिए एक तरह से नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो चाइना का जो युआन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बजाय भारत के रुपये के। इससे भारत के रुपये की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने की बात नहीं है। यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि चाइना का जो युआन है वो मजबूत हो गया डी डॉलराइजेशन की बात अगर भारत करता है। अब ये आगे बात करते हैं कि भारत के लिए अब जो सबसे बड़ा चुनाव है वो इनमें से किसी एक को चुनना है, या तो चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड को चुनना है भारत को, चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को, या वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को चुनना है, या दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है। अब भारत जब इस टाइट रोप के ऊपर चल रहा है, तो भारत को एकदम समझ कर और बैलेंस कर कर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो भी वो ग्लोबल फैसले लेता है। अब ये बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, कि भारत को अपने गोल्स, जो भारत के खुद के गोल्स हैं, उन पर नज़रें गड़ा कर रखनी चाहिए और वहाँ से नज़रें नहीं हटानी चाहिए। और जो भी चाइना की बात है या जो वेस्ट कंट्रीज़ की बात है, तो उनके जो मसले हैं उन पर भारत को एक तरह से बहुत सोच विचार कर फैसले लेने चाहिए। यही है बेसिकली। अब ये लिखा इसलिए गया है कि एडिटोरियल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ब्रिक्स कंट्रीज़ की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। अब आपको जो ध्यान में रखना है, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स जो है BRICS, साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करके, तो साउथ अफ्रीका जो है ये 2009 में आकर ब्रिक्स में ऐड हुआ है। पहले ये केवल BRIC था, इसके बाद साउथ अफ्रीका 2009 में आकर ऐड होता है। अब ऐसे ही जब और भी कंट्रीज़ हैं वो भी ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं, वो भी चाहती हैं कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएं। तो बहुत सारी कंट्रीज से एक तरह से ब्रिक्स को ज्वाइन करने की एक तरह से वो आया है, डिमांड आई है कि हमें ब्रिक्स ज्वाइन करना है। तो आपको जानना है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी और ब्रिक जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्री, इसमें साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ, और साथ ही साथ इसके जो मीटिंग्स होती हैं, जो इसके सेशंस होते हैं पर ईयर वाले, वो कहाँ कहाँ हुए हैं 2014 के बाद से।
और क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए उसमें। आगे हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो ओपिनियन सेक्शन से एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, ये चार्ट है बेसिकली। तो ये चार्ट आपको बताता है द सुपर पावर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करता है। अब ये क्या कहता है, अगर सेम लैंग्वेज का सबटाइटल है ऑन इंडियन लैंग्वेज कंटेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू रीडिंग लिटरेसी एंड लैंग्वेज। अगर ये बात करता है कि जैसे आप वीडियो देखते हैं कोई, उस पर अगर साथ ही साथ वो भी चलता रहे जो सबटाइटल है, तो जो भारत की रीडिंग लिटरेसी और लैंग्वेज लर्निंग है उसे एक तरह से अपॉर्चुनिटी देता है। ये बच्चों की बात कर रहा है यहाँ पर, ये जो चार्ट सिस्टम है। तो 76.6 पेरेंट्स जो परसेंट है, ये 76.7% पेरेंट्स का कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन जब चलाते हैं तो वो वीडियो गेम खेलने के लिए चलाते हैं। और मूवी देखने के लिए 56.6%, गाने सुनने के लिए 47.3%, स्टडी करने के लिए 34.9%, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखने के लिए 18% और चैटिंग करने के लिए 10%। ये भारत के पेरेंट्स का कहना है। ऐसे ही बाकी चार्ट्स हैं, ये मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इन चार्ट्स को कवर करिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा ये। और जो नहीं समझ में आता है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कल के न्यूज़पेपर में इस चार्ट्स को भी कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन से। तो ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, अब ये क्या बात कर रहा है कि भारत के अंदर जो स्मार्टफोन बनते हैं, तो अभी एक कंट्रोवर्सी आई है निकल कर, जिसमें जो हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर थे जिनका नाम है रघुराम राजन, तो उन्होंने एक तरह से कहा था, बयान दिया था कि जो भारत के अंदर क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन नए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि भारत जो है असेंबल करता है मोबाइल फ़ोन्स को। तो उसी से रिलेटेड ये लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। करीबन 5 साल पहले की बात करता है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था भारत की कि ज़्यादा कंपनियां भारत में आएँ और भारत में आकर अपना फ़ोन बनाएं। इसके तहत भारत ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी जारी की थी, और इस स्कीम के अंदर ये होता था कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी फॉरेन कंपनीज़ को, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उन्हें थोड़ी छूट देगी, पैसा देगी कि वो भारत के अंदर ही आकर प्लांट लगाएं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, और भारत के अंदर ही मोबाइल को मैन्युफैक्चर करें। उसके बाद जब ये स्कीम लॉन्च होती है, तो देखा क्या गया कि पहले जो भारत से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट होते थे, निर्यात होते थे जो भारत से मोबाइल फ़ोन, तो वो पहले थे $300 मिलियन में, ठीक है, $300 मिलियन होता था उसकी जो एक्सपोर्ट था मोबाइल फ़ोन्स का भारत से। तो इसकी जो आमदनी निकल के आती थी वो थी $300 मिलियन। लेकिन जब 2023 की बात करेंगे तो हमें देखने को मिला कि भारत जो अब एक्सपोर्ट करता है मोबाइल फ़ोन्स, तो वो है $11 बिलियन। आप फ़र्क समझ सकते हैं अंतर दोनों में, कि पहले जब भारत एक्सपोर्ट करता था 2018 में, तो $300 मिलियन था मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोर्ट भारत के अंदर से, लेकिन 2023 की हम बात करेंगे तो $11 बिलियन पर भारत पहुंच गया है मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट करने में। अब यहाँ पर जो RBI के गवर्नर हैं रघुराम राजन, तो इनका ये कहना है कि भारत क्या करता है कि अपने यहाँ फ़ोन नहीं बनाता है, बल्कि बाहर से सामान मंगवाकर भारत में उन सामानों को असेंबल किया जाता है, जिसकी वजह से ये हमें डाटा बढ़ता हुआ दिखा। अब इसी को जो RBI के गवर्नर थे फॉर्मर रघुराम राजन, तो वो कहते हैं कि अगर हम मोबाइल के कंपोनेंट्स का इंपोर्ट का डाटा चेक करेंगे, तो हमें दिखेगा कि जो 2021 से 2023 के बीच में भारत के अंदर जो मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स, जैसे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, चिप्स होती हैं, बैटरी होती है, इनका हम अगर वो निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत के अंदर इंपोर्ट जो है इनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2021 और 23 के बीच में। तो बेसिकली यही कह रहे हैं रघुराम राजन कि भारत के अंदर क्या होता है, फ़ोन असेंबल होता है, बजाय ये कहने के कि भारत फ़ोन बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करता है। आगे हम चलते हैं, तो एक तरह यूके से न्यूज़ आ रही है, यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम ने एक जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि हम जाकर जो फॉसिल फ्यूल है ब्रिटेन की कोस्ट में उसे ड्रिल करेंगे, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी ड्रिलिंग ब्रिटेन की जो कोस्ट है वहाँ पर चालू हो जाएगी, समुद्र में भी, साथ ही सी कोस्ट के पास भी। इसको लेकर वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, तो उन्होंने एक तरह से कंसर्न जाहिर किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ब्रिटेन को, और जो सी लेवल हैं और गर्म होते जा रहे हैं हमारे समुद्र, वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये यूके को भी, यूनाइटेड किंगडम को भी एग्जैक्टली पता है। तो यही जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो गवर्नमेंट को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं ऐसा नहीं करने के लिए।
अब ये एक बात करते हैं कि 2023 में मार्च के महीने में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था द क्लाइमेट चेंज कमेटी। तो उसने एक तरह से एक जो अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि यूनाइटेड किंगडम अभी प्रिपेयर नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए अपने सेकंड नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम जो वहाँ चलाया था उसके तहत। तो क्या हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था नेशनल एडेप्शन प्रोग्राम। ये दूसरा भाग है इस प्रोग्राम का। एडेप्शन का मतलब होता है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज होता जाएगा तो हम भी कुछ ऐसी नई व्यवस्थाएं लगाएं अपने अंदर कि हमें उस क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। तो देखा गया क्या गया कि पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट आई यूके पार्लियामेंट की क्लाइमेट चेंज कमेटी की कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है क्लाइमेट चेंज को फेस कर पाने के लिए। और उसके बावजूद भी क्या कहा है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कि जो ब्रिटेन है वो अपने जो कोस्ट हैं, ब्रिटेन के कोस्ट हैं, वहाँ पर फ्यूल ड्रिलिंग करने जा रहा है। जो फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग होती है वो करने जा रहा है, फॉसिल फ्यूल निकालने जा रहा है। बेसिकली ऑयल निकालेगा, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेगा, शेल गैस अगर उसे मिलती है तो शेल गैस का एक्सप्लोरेशन करेगा। तो यही बेसिकली न्यूज़ में था। आगे एक उत्तराखंड से दर्दनाक खबर आ रही है कि वहाँ पर एक पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें एक विमेन थी और एक बेबी था, साथ ही साथ एक और विमेन थी। तो एक विमेन और बेबी की ऊपर से बोल्डर गिरने की वजह से मौत हो गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर, तो आप जानते ही हैं कि बहुत सालों से हिमालय के ऊपर एक तरह से ऐसा कंस्ट्रक्शन चालू है जो इल्लीगल होना चाहिए, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में भी आना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इग्नोर कर देती थी, स्टेट गवर्नमेंट अभी तक। लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज एकदम पीक पर अपने पहुंचने लगा है तो हमें देखने को मिला है कि भारत के अंदर वर्षा जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है और पहाड़ों का जो हिमालय का हाल है, तो हिमालय धसकने लगे हैं, वो गिरने लगे हैं। बहुत सारी उसकी जो मिट्टी से बनी हुई चट्टानें हैं वो फिसल जाती हैं और नीचे आकर जान और माल को प्रभावित करती हैं। आगे ISSR टू डेवलप इंडिजनाइज्ड रिसर्च मैथोडोलॉजी टूल्स। क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये एक बॉडी है, ये सोशल साइंसेज पे रिसर्च करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च। अब इस रिसर्चर को क्या है, 500 रिसर्चर को पैसा मिलने जा रहा है। वो भारत की सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में पढ़ने जा रही है और समझने जा रही है कि सोशल साइंस के व्यू में ये स्कीम कैसा इफेक्ट करेगी ओवरऑल सोसाइटीज़ को। इन स्कीम्स का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मिलेट ईयर 2023, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, PM गति शक्ति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ब्लैक मनी एक्ट, ठीक है, और बेनामी एक्ट। ये सारे क्या ICSSR क्या करने जा रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, कि ये एक इंडियन टूल बनाएगी, एक मेथोडोलॉजी बनाएगी जिसके तहत ये सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन स्कीम्स का, उस पर रिसर्च करने जा रही है। उसी के लिए 500 रिसर्चर्स को फंड दिया जाएगा। यही था बेसिकली इसमें। आगे हम चलते हैं तो वर्ल्ड सेक्शन से एक यूनाइटेड लंदन से एक न्यूज़ है। तो क्या है कि ब्रिटेन में क्या था, एक ऐसी नर्स थी जो बच्चों को कभी उनके इंजेक्शन दे देती थी हवा से भरा हुआ, कभी उन्हें ज़्यादा दूध पिला देती थी, जिसकी वजह से देखने को क्या मिला कि 7 न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत हो गई थी। उसी के लेकर उनका केस चल रहा था इसका, विमेन का। तो इसे जो है लाइफ सेंटेंस दिया है ब्रिटेन ने। इसका नाम है लूसी लेटबी। इसे चाइल्ड सीरियल किलर कहा जा रहा है। अब इसे सेंटेंसिंग हो रही थी इसकी, तो इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल गई है। आगे हम चलते हैं तो इक्वाडोर से एक न्यूज़ आ रही है। तो इक्वाडोरियन क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वाडोर के प्रेसिडेंट थे जो अभी हैं गुलेर्मो लेसो। तो इन्होंने क्या कहा था कि एक यासूनी नेशनल पार्क है इक्वाडोर के अंदर, जो कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है, 1989 में घोषित हुआ था। तो ये प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे कि यहाँ पर हम एक तरह से ऑयल ड्रिलिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन जब इस पर वोट कराया गया लोगों से तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा यासूनी नेशनल पार्क है वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है हमारे, इन्हें हमें संरक्षित रखना पड़ेगा पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं। अब आपको जो नेशनल पार्क जानना है, किस नेशनल पार्क में ये होने जा रहा था, तो यासूनी नेशनल पार्क, ये एक तरह से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है। 1989 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। आपको याद रखना है कि यासूनी नेशनल पार्क, अगर आपके एग्जाम में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आता है, मैचिंग में आता है, यासूनी नेशनल पार्क साथ में मैच होगा, इक्वाडोर में है ये। अब यहाँ पर दो ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, टगेरी और टरोमेनानी। ये दो ट्राइब हैं, टगेरी और टरोमेनानी, ये दो ट्राइब्स हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। आगे हम चलते हैं तो यहाँ एक न्यूज़ आ रही है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था तो उसकी वजह से क्या हुआ था, फ्लाइट्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ा था। जो हमारे एरोप्लेन की सर्विसेज हैं इन पर बहुत इंपैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से ये देखने को मिला था जो ऑयल है, जो तेल है, वो गिरने लगा था। ऑयल का कंजम्पशन, जिसे हम एयर टरबाइन फ्यूल कहते हैं, ATF, तो इसका जो यूज़ था वो कम होने लगा था। अब क्या देखने को मिला है कि जब लॉकडाउन्स ख़त्म हो गए हैं और रिकवरी वापस आ रही है, तो इसके बाद भी ये देखने को मिला है कि 2023 जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है, तो इसमें भी हमें जो डिमांड है जेट फ्यूल की वो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं जा रही है, हमें ये देखने को मिला है 2023 में। कब अनुमानित है कि ये डिमांड बढ़ने लगेगी, तो Q1 में 2024 के Q1 में अनुमानित है कि जो एयर जेट फ्यूल डिमांड है वो बढ़ने लगेगी। यही था बेसिकली इसमें न्यूज़ में। आगे एक आ रहा है, अब इंडियन एशियन एग्री टू रिव्यू गुड्स ट्रेड पैक्ट बाय 2025 टू फिक्स एसिमेट्री। अब क्या है कि 2009 में भारत और एशियान ने मिलकर एक ट्रेड पैक्ट साइन किया था जिसका नाम था एशियान इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये 2009 में साइन किया था भारत और एशियान ने। अब इसमें देखने को बहुत चीज़ें ये मिली थी कि भारत का कुछ पक्ष था कि कुछ ट्रेड की ऐसी चीज़ें हैं जिससे भारत को नुकसान हो रहा है, और एशियान का कंसर्न था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे एशियान को नुकसान हो रहा है। तो उसी को लेकर जो एक जॉइंट कमेटी बिठाई गई है जो कि 2025 तक जो भी हमारा ये पैक्ट है इसका एक तरह से पूरा रिव्यू करने जा रही है। तो यही था बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।